नमस्कार साथियों, मैं अल्पेश कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो सीरीज़ बनाई गई है अभ्यास की, वह हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। खास करके अभी जो रीट और शिक्षक संबंधी प्रतियोगिताएं चल रही हैं, इसमें आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चलिए अब शुरू करते हैं, बिना वक्त गंवाए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये जितने भी प्रश्न हैं ये वाक्य के भेद पर लेकर के हैं। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपकी मदद के लिए यहाँ बनाए गए हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, वाक्य भेद के आधार हैं। तो मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था, वाक्य भेद के 2 आधार हैं, इसलिए पहला ही उत्तर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए 2। ये 2 आधार कौन कौन से हैं ये आपको अगले वाले प्रश्न के उत्तर में पता चल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाक्य भेद के आधार हैं। जिन 2 आधारों की हमने पिछले प्रश्न के अंदर बात की है, उन दोनों आधारों के बारे में अब यहाँ जानकारी आपको मिलेगी। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी रचना। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। इसलिए अर्थ के आधार पर भी और रचना के आधार पर भी उक्त दोनों आधारों पर हम वाक्य के भेद करते हैं। इसलिए ये ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इसे ध्यान से चुनिए, इसमें किसी प्रकार की गलती ना होवे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध कराने वाले वाक्य कहलाते हैं। एक बार आप अपने स्तर पर अनुमान लगाइए कि जो वाक्य किसी के अस्तित्व का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं। क्या संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि संकेतवाचक और हेतुवाचक एक जैसे वाक्य हैं जिसमें कारण या शर्त का बोध होता है। इच्छावाचक में व्यक्ति विशेष की इच्छा, शुभकामना आदि का बोध होता है। इसलिए यहाँ यह जो विधानवाचक वाक्य है, ऑप्शन सी, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि विधानवाचक जो वाक्य होते हैं वह किसी के अस्तित्व का बोध कराते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 निषेधवाचक वाक्य में होता है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार आप अपने स्तर पर इसका उत्तर देखिए। ऑप्शन ए कहता है क्रिया के होने की सामान्य सूचना प्राप्त होती है। जी नहीं, क्रिया के होने की सामान्य सूचना या करने की सामान्य सूचना जो होती है वह हमें विधानवाचक वाक्य से प्राप्त होती है। क्रिया न करने का आदेश, देखिए जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो ऑप्शन बी भी सही करके आ सकते हैं। जो क्रिया न करने का आदेश है, आदेश आज्ञावाचक वाक्य में आएगा, चाहे वो करने का हो चाहे न करने का हो। इसलिए कार्य के न होने का सामान्य जो बोध है वही आपका सही उत्तर होगा, जो निषेधवाचक वाक्य के अंदर आएगा। कार्य न करने की इच्छा इच्छावाचक वाक्य में आ जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन बी, सी और डी तीनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। बहुत सावधानीपूर्वक इसका सही उत्तर आपको ढूंढने पर मिलेगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। मैंने पहले ही बताया था वाक्य रचना के 2 आधार हैं, एक अर्थ और दूसरा रचना। तो अगर हम संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो 3 भेद हैं। कौन कौन से? ऑप्शन ए साधारण वाक्य होता है, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य भी होता है, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य भी होता है, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही तीन जो हैं उपरोक्त सभी जो भेद हैं वो रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं। इसलिए ये ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पर पहुंचते हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न हमें क्या कहता है। ये प्रश्न पूछता है किसी विषय में जानकारी प्राप्त करने या पूछने के लिए हमें आवश्यकता होती है। किस प्रकार के वाक्यों की आवश्यकता होती है? जब हम पूछ रहे हैं, पूछने का मतलब है हम प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न कर रहे हैं तो जिनमें प्रश्न का बोध होता है वे वाक्य होते हैं सी प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य से पूछा नहीं जाता, संकेतवाचक वाक्य जो है उससे भी पूछा नहीं जाता, और हेतुवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य बी और डी दोनों एक ही होते हैं, ये भिन्न भिन्न नहीं होते। इसलिए इसमें कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, और वो है आपका प्रश्न नंबर 7
विस्मयादि वाक्य द्वारा, विस्मयादि वाचक वाक्य द्वारा प्रकट नहीं होता। क्या प्रकट नहीं होता? तो विस्मय ये तो प्रकट होता है, हर्ष ये भी प्रकट होता है, और शोक ये भी प्रकट होता है। ये विस्मय, हर्ष और शोक, ये तीन ऑप्शन ए, बी और सी, ये विस्मयादि वाचक द्वारा प्रकट होते हैं। तो प्रकट क्या नहीं होता? शुभकामना प्रकट नहीं होती, क्योंकि शुभकामना जो है वो इच्छावाचक वाक्य से प्रकट होती है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। उसको आप करके आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। अगला जो आपका प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वो ये है, आदेश, आज्ञा या अनुमति का बोध कराने वाले वाक्य होते हैं। तो जब हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें बहुत स्पष्ट पड़ा था कि जिन वाक्यों से आदेश, आज्ञा या अनुमति का बोध होता है वे होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। संकेतवाचक से ऐसा नहीं होता। इच्छावाचक से इच्छा प्रकट होती है, संदेहवाचक में डाउट प्रकट होता है, संदेह या संभावना प्रकट होती है, और जो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं उससे आदेश, आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा आज्ञावाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से आपके सामने है, भगवान करे सब कुशल लौटें, वाक्य का भेद है। यह जो वाक्य है इसका भेद क्या है? विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक। तो भगवान करे सब कुशल लौटें, ये किसी की इच्छा, अभिलाषा या आशा को व्यक्त करता है, इसलिए इस वाक्य का प्रकार होगा इच्छावाचक वाक्य। इसलिए बिना किसी कन्फ्यूजन के आप ऑप्शन डी को सही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर, और ये आपको पूछता है, रचना के आधार पर वाक्य को कितने भेद में वर्गीकृत किया गया है। पहले ऊपर आ चुका है, तीनों भेद भी बताए जा चुके हैं कि रचना के आधार पर वाक्य को 3 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। पहला साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। इसलिए ऑप्शन बी 3 ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 ये आपको कहता है, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर होने का बोध होता है, निर्भर होने का बोध होता है। ध्यान दीजिए पुनः, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो जहाँ ये ऐसी स्थिति होती है, ऐसे वाक्यों को हम हेतुवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। हेतुवाचक वाक्य जो होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम है संकेतवाचक वाक्य। जो आप ऊपर के ऑप्शंस में बार बार देखते आए हैं, हेतुवाचक और संकेतवाचक दोनों एक ही होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही गलत हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 12, संदेहवाचक वाक्य में बोध होता है संदेह का, संभावना का, उक्त दोनों का या कोई नहीं। अगर आपने जल्दबाजी की तो आप ऑप्शन ए सही करके आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। संदेह और संभावना ये दोनों ही जो है वो सही उत्तर हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उक्त दोनों। तो ऐसे ट्रिकी प्रश्नों के अंदर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरा आप सबको विशेष सजेशन है कि चारों ऑप्शंस को पढ़ें, किसी एक ऑप्शन को देख करके तुरंत निर्णय पर ना पहुंचें। इस प्रकार की लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, और ये कहता है, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो कहलाते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हो तो ये बहुत स्पष्ट है, एक मुख्य क्रिया होती है साधारण वाक्य में। ये इसकी परिभाषा से सीधा प्रश्न बना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य के अंदर कम से कम 2 वाक्य होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। इस प्रकार से रचना के दृष्टिकोण से तीनों ही अलग अलग हैं। सी और डी जो ऑप्शन है दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक ही बात को 2 अलग अलग ढंग से कहा गया है। हमारा सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए है, साधारण वाक्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 यह पूछता है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है। ये सभी परिभाषा पर आधारित प्रश्न है जिनको अभी अपन देख रहे हैं, आगे आप उदाहरणों को भी देखेंगे। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है मिश्र वाक्य में।
दो स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जी हाँ, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसा ही होता है संयुक्त वाक्य में, एक ही मुख्य क्रिया होती है साधारण वाक्य में और उपरोक्त सभी लक्षण होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन बी आप सही करके आएंगे इसमें बिना किसी संदेह के। चलिए प्रश्न नंबर 15, यह आपको कहता है जिन वाक्यों की रचना ऐसे एकाधिक उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य गौण हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। क्योंकि आपको सरल, साधारण और मिश्र तीनों की मैंने अभी जो है वो पहचान बता दी है। यहाँ एक कन्फ्यूजन और क्रिएट हो सकता है। साधारण वाक्य और सरल वाक्य दोनों एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही प्रकार के दो नाम हैं, ठीक है। और मिश्र और मिश्रित ये भी एक ही प्रकार होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, इसलिए इसी पर हम राइट करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आपके सामने 4 उदाहरण दे रखे हैं वाक्यों के अलग अलग प्रकार के। इसमें से आपको पहचानना है संयुक्त वाक्य पहचानिए। जिसे सफलता चाहिए वह मेहनत करे, ये एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि जिसे और वह, इससे पता चलता है कि एक मिश्र वाक्य है। इसमें एक आश्रित और एक प्रधान उपवाक्य है। मेहनत किए बिना सफलता नहीं मिलती, ये सामान्य वाक्य वो है, इसलिए ये भी हमारा सही उत्तर नहीं है। ये सामान्य या साधारण वाक्य है। वह सफल हुआ क्योंकि उसने मेहनत की थी। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा में ये फिट बैठता है। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं जिन्हें मिलाने के लिए एक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि एक समुच्चय बोधक अव्यय है और वह सफल हुआ, उसने मेहनत की थी। दो स्वतंत्र वाक्य हैं, इनको यह जोड़ रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। मेहनत का परिणाम सफलता है, यह पुनः एक साधारण वाक्य हो गया। इसमें बहुत सावधानी रखिए, ध्यान रखिए, उत्तर क्लिक करने से पहले आप उसकी जो परिभाषा थी उसे ध्यान से वापस रिवाइज कर लें। प्रश्न नंबर 17 आपको कहता है निम्नलिखित में से साधारण वाक्य कौन सा है। साधारण वाक्य ढूंढना है और साधारण वाक्य की परिभाषा क्या है ये हम पहले से जानते हैं। साधारण वाक्य की परिभाषा है जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो। अब काम खत्म करो, एक क्रिया तो ये हो गई, और थोड़ा आराम कर लो, एक और क्रिया हो गई, दो क्रियाएं हो गई, और साथ साथ में और जो है उससे जुड़ा है, इसलिए यह एक संयुक्त वाक्य होगा, साधारण नहीं। मैंने तुमसे कहा, तुमने कहा तो मैंने ले लिया, यह जो है इसमें भी दो वाक्य आपको दिखाई पड़ेंगे, उपवाक्य हैं। तुमने कहा तो मैंने ले लिया, ये भी संयुक्त हो गया। हम कल मुंबई जा रहे हैं, ये एक साधारण वाक्य है, इसमें एक ही क्रिया, मुख्य क्रिया है, जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी पर अगर हम देखें तो जब शाम होगी तब उसे याद आएगी, यह पुनः आपका एक मिश्रित वाक्य है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ, तो हमारा सही उत्तर हुआ कल हम मुंबई जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, ये कहता है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा याद कीजिए। संयुक्त वाक्य किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होता है, जैसे कि और, क्योंकि, इसलिए, इस प्रकार से। तो जब जब भी वह आया तब तब तुम नहीं मिल सके, जब जब तब तब, दो एक प्रधान आश्रित उपवाक्य है, एक आश्रित है, इसलिए यह एक मिश्रित वाक्य है। मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है, यहाँ भी मुझे बताओ प्रधान है, कि तुम्हारा भाई कहाँ है आश्रित है, इसलिए प्रधान और आश्रित दोनों ही, ये दोनों मिश्रित वाक्य हैं आपके, ऑप्शन ए वाला और ऑप्शन बी वाला। हमें चाहिए संयुक्त वाक्य, है ना। प्रश्न क्या पूछ रहा है हमको, संयुक्त वाक्य के बारे में। श्री राम ने रावण का वध किया, एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। और दो स्वतंत्र जो वाक्य हैं वो और समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। संयुक्त वाक्य है हमारा ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी पर नजर डालें, इन पक्षियों की अनेक प्रजातियां भारत में मिलती हैं, यह जो है हमारा, ये एक साधारण वाक्य है। प्रश्न नंबर 19 को देखें, यहाँ हमें पहचानना है एक मिश्रित वाक्य को। चार जो उत्तर है वो विकल्प हैं, उसमें से मिश्रित वाक्य पहचानना है। मिश्रित वाक्य के लिए पुनः परिभाषा को देखेंगे हम, एक आश्रित और एक प्रधान उपवाक्य इसमें होना चाहिए। इस वर्ष देश में गन्ना का उत्पादन अधिक हुआ है, यह एक साधारण वाक्य है। सभी ने उससे अनुरोध किया किंतु वह नहीं माना, किंतु से जुड़ा है, और इसको हम कहेंगे
क्योंकि इसमें दो स्वतंत्र वाक्य हैं, किंतु से जुड़े हुए हैं, किंतु समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए परिभाषा के लिहाज से यह जो हमारा वाक्य है वह संयुक्त वाक्य में आता है, मिश्रित में नहीं। जो आदमी यहाँ आया था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आप अगर इस तीसरे वाले सी ऑप्शन को देखें, जो आदमी यहाँ आया था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो ये आपका एक मिश्रित वाक्य है। इधर उधर की बातों में समय नष्ट मत करो, यह साधारण वाक्य है। इस प्रकार से आपका सही उत्तर सी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है। तो जब हमने पदक्रम संबंधी नियम पढ़े थे तो उसमें पूरक को भी जाना था। धीरे धीरे सवरा हो गया, यहाँ कोई पूरक नहीं है। अब कोई भी उस घर में पैर नहीं रखता, यहाँ भी कोई पूरक नहीं है। एक्चुअली पूरक जो है वो इस ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ध्यान अगर हम दे पाएँ तो यह डी जो है उसमें भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे, क्योंकि भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा गया है, भगत सिंह को। तो भारत माता के सच्चे सपूत, ये पूरा का पूरा जो है वो भगत सिंह का पूरक है। तो पूरक का प्रयोग आपका यहाँ पर हुआ है। और आपको धन्यवाद, आपने अंत तक मेरा चैनल देखा। अब अगर आपको ये मेरा कार्य पसंद आया हो तो इस कार्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।